जी थे। इसलिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संस्कार उस माँ ने दिए और उसके बाद में संघ के संस्कार मिले, और जिसकी वजह से आज ऐसे प्रधानमंत्री जो गांव को, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और परिवार मानकर देश को आगे चला रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री जो देश को अपना परिवार माने, उसके लिए हर चीज, उसके लिए दर्द होता है। हर व्यक्ति के अगर पीड़ा होती है तो वो अपनी पीड़ा लगती है, क्योंकि उसकी पीड़ा वो उसकी खुद की पीड़ा होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय जो बचपन में उन्होंने अपने कष्ट देखे थे, माता जी को जो काम करते हुए, उन्होंने पड़ोस में काम करते हुए उन्होंने देखा, उन्होंने चाय खुद ने बेची, उस समय उन्होंने देखा कि गरीबी क्या होती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने जो बचपन में गरीबी देखी है, उस गरीब का, मैं, मेरी माँ ने जो कष्ट देखे, मेरे आसपास के गरीब लोगों ने कष्ट देखे, उनका अगर कभी मुझे मौका मिला, मुझे अवसर मिला, तो मैं उस काम को पहले करूंगा। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने गरीब कल्याण की योजना प्रारंभ की कि मेरे दूर दराज गांवों में बैठे भाइयों के लाइट नहीं है तो उनके लाइट कैसे पहुंचाऊं। दूर दराज मेरे गांव में गरीब व्यक्ति बैठे हैं, उनके पक्का मकान की आवश्यकता है, तो मैं पक्का मकान कैसे बनाऊं, इस बात की उनको चिंता थी। और उन्होंने जिस तरह से कहा कि गांव के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचना, मेरी बहन बेटियां रोटियां बनाती है तो उनके लाइट, उनको जिस तरह से तकलीफ होती है, उनके आंखों में आंसू आते तो उनके आंसुओं को कैसे पहुंचे। उन्होंने बचपन में अपनी माँ के भी आंसू इसी तरह से देखे थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना प्रारंभ करके और गांव गांव में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। इस तरह से आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे देश में ऐसा कोई घर नहीं हो, पानी की समस्या से जूझ रहा है ये देश, हर घर में नल होना जरूरी है। जब शहर के अंदर बैठा व्यक्ति उसको अगर नल के जल से पानी पीता है तो मेरे गांव का व्यक्ति मीठा पानी क्यों नहीं पी सकता। तो इसके लिए एक योजना बनाई कि पूरे देश के अंदर सभी घरों तक जल से, हर घर में नल से जल पहुंचे। ये कौन कर सकता है? जिसने बचपन में तकलीफ देखी हो, जिसने बचपन में पीड़ा देखी हो। सोने की थाली में या चांदी के चम्मच में भोजन करने वाले को पता नहीं होता कि गरीबी क्या होती है। जो बचपन में ही उन्होंने कभी कष्ट नहीं देखा, उसको क्या पता क्या तकलीफ होती है गरीब के। नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में ये सारे कष्ट दिए थे, इसलिए उन्होंने गरीबों की योजना बनाई। और गरीबों के लिए ऐसा पहले होता था कि 100 रुपए भेजते थे तो कहते थे प्रधानमंत्री कि हम तो 100 रुपए भेजते हैं, लेकिन नीचे आते आते सिर्फ 15 रुपए ही पहुंचते हैं। ये बीच में कौन बिचौलिए थे जो पैसे खा जाते थे 85 रुपए। ये खाने वाले, इनकी पूरी चैन होती थी। इनके मंत्री से लेकर नीचे सारे संतरी सब मिले होते थे और ये गरीबों का पैसा खाने का काम करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश में सबके खाते खुलवाए और सभी परिवारों के खाते खुलवाए कि मेरे देश के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति गरीब हो नहीं हो जिसको मैं यहाँ से 100 रुपए भेजूं तो 100 के 100 उसके खाते में नहीं पहुंचे। ऐसे सबके खाते खुलाए और इस देश में 45 करोड़ खाते खुलवाए, जिसमें 20 करोड़ हमारी माता बहनों के खाते खोले गए। आज अगर वो 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में आते हैं। आज मनरेगा के अंदर काम करने वाला कोई मजदूर होता है तो वो अपने मजदूरी के लिए जब करता है मजदूरी तो उसका पैसा पहले तो ग्राम सेवक और दूसरे जो अधिकारी बीच में उसमें अंटी मार लिया करते थे। कभी 200 रुपए तो कभी 100 रुपए छोड़ते नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज मनरेगा का, वहां से अगर मजदूरी का पैसा है तो अगर 100 रुपए बनते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में आते हैं। कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। अब उनके पेट में तकलीफें हो रही है कि सीधा पैसा क्यों जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की बात कर रहे थे, आदरणीय सीआर साहब, कि हमारे देश के किसानों का कल्याण होना जरूरी है। किसानों के लिए योजना बनाई। योजना बनाने के लिए सबसे पहले बजट की आवश्यकता होती है। तो बजट के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय सिर्फ सीआर साहब उनका
टोटल बजट होता था वो सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए था, लेकिन आज कृषि का बजट है वो 1,35,000 करोड़ रुपए है। 1,32,000 करोड़ रुपए, 1,32,000 करोड़, उसमें से भी आधे से अधिक तो डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाते हैं, किसान सम्मान निधि के तौर पर। अगर वहां से आपने देखा होगा हर 4 महीने के अंदर 2,000 रुपए नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं और मेरे गांव में बैठे किसान के सीधे खाते में आ जाते हैं और उनके मोबाइल पर मैसेज आता है कि ये 2,000 रुपए पहुंच गए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैं राजस्थान की ओर देखता हूं और राजस्थान के हालातों के ऊपर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान को किसकी नजर लग गई। एक समय राजस्थान सबसे शांत प्रदेश हुआ करता था। सबसे अगर शांत प्रदेशों की अगर कोई श्रेणी में आता था तो राजस्थान आता था। हर राज्य में जाते थे तो कहते थे कि सबसे शांत लोग कहां के हैं, तो कि राजस्थान के हैं। उस समय गुजरात के अंदर दंगे हुआ करते थे, गुजरात अशांत प्रदेश होता था। गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर उस समय हालात खराब हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जिस तरह से गुंडा राज हुआ करता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस गुजरात के अंदर पहले हर शहर के अंदर दंगे हुआ करते थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री बने उसके बाद में कोई दंगा सुनने को नहीं मिलता। आज सबसे शांत प्रदेशों में गुजरात आता है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी हालात ऐसे हुआ करते थे, गुंडे वहां पर सरकार चलाया करते थे। लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद में पता नहीं वो सारे गुंडे कौन से बिल में छुप गए। आज किसी गुंडे को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वहां पर योगी राज है। लेकिन जब ये राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो आज उत्तर प्रदेश के उस समय हालात होते थे वैसे राजस्थान के हो चुके। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जैसा बताया कि प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। आज लगभग जैसा कि अभी सीआर साहब ने कहा कि 7,000 से अधिक हत्याएं हो जाना और लगभग 30,000 से के आसपास मेरी बहनों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाना। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही है। इस राजस्थान के अंदर गुंडा राज हो चुका है। इस राजस्थान के अंदर बजरी माफिया सरकार चला रहे हैं। इस राजस्थान के अंदर जिस तरह से स्थिति बनी हुई है कि किसानों के साथ में उन्होंने धोखा किया, आपको बताना चाहूंगा कि किसानों के साथ में किस प्रकार से उन्होंने धोखा किया। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने तो बताया ही आपको। लेकिन अभी सीआर साहब यहां पर कह रहे थे कि बाजरा जो हमारा यहाँ का मुख्य भोजन है, मुख्य हमारी अनाज होता था, अन्य अनाज होता है, उस बाजरे को किसान जब मंडी में बेचने के लिए जाता है तो उसको सिर्फ मिलते हैं कितने, 1,500-1,400 रुपए बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी 2,350 रुपए कर रखी है। किसानों की बाजरा है 2,350 के अंदर राजस्थान की सरकार खरीदे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैंने अशोक जी गहलोत को कई बार कह दिया कि भारत सरकार बाजरा खरीदने के लिए तैयार है। यह नियम है कि राज्य सरकार जब तक लिख कर नहीं देती तब तक भारत सरकार सीधा खरीद नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाजरा खरीदने के लिए भारत सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। आप अपना पत्र लिखकर अगर भारत सरकार को भेजेंगे तो भारत सरकार बाजरा खरीदेगी। और मैं आज यहां पर घोषणा करके जाता हूं कि राजस्थान की सरकार अगर पत्र लिखेगी भारत सरकार को बाजरा खरीदने के लिए तो भारत सरकार निश्चित रूप से बाजरा खरीदेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2,350 रुपए के अंदर एमएसपी के ऊपर। और मैं आज यहां पर यहाँ के विधायकों से भी कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप सच्चे किसान हितैषी हैं, अगर आप वास्तव में किसानों के नाम पर सत्ता में आए हैं, आप अगर वास्तव में किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आए हैं,
या किसानों को लाइट देने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आप अगर किसान हितैषी है तो वो तो आपने किया नहीं, लेकिन ये काम तो कर लीजिए कि किसानों के लिए बाजरा खरीदने का जो मुख्य काम है उसके लिए अशोक जी गहलोत से एक चिट्ठी तो लिखवा दो, ताकि मेरे देश के प्रदेश के किसानों को बाजरी खरीदवा सके। अगर अशोक जी गहलोत आपका कहना नहीं मानते तो यहाँ के विधायक है जो कांग्रेस के, वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। अगर इस्तीफा देते तो मानता हूं कि वो सच्चे किसान हितैषी है, वरना सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये चल रहे हैं, जैसे अशोक जी गहलोत कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। अशोक जी गहलोत अपनी कुर्सी को बचाने के लिए प्रदेश को भगवान के भरोसे के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। अशोक गहलोत जी ने और सचिन पायलट जी ने, दोनों ने इस प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा था वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय में, इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से काम हो रहा था, उस समय मैं भी विधायक था, आदरणीय कागा जी भी मेरे साथ में विधायक थे। वो जो भी विधानसभा में आवाज उठाते थे उनकी बात को ध्यान में रखकर तुरंत कार्रवाई की जाती थी। और उस समय चौटन का भी विकास हुआ, उस समय बाड़मेर जिले का विकास हुआ, पूरे राजस्थान का विकास हुआ। उस समय जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थे तो उस समय मेरा प्रदेश आगे बढ़ रहा था। हर गांव में गौरव पथ बनाया जा रहा था, हर गांव में, हर शहर के अंदर गौरव पथ उस समय बनाए जा रहे थे। उस समय गांवों के अंदर स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा था। उस समय हर विद्यालय के अंदर पक्के रूम दिए जा रहे थे, कमरे दिए जा रहे थे। उस समय हर स्कूल के अंदर अध्यापकों की पूरी भर्ती की गई थी कि कोई स्कूल में पद खाली नहीं रहे, पूरे पद भरे गए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस समय गांव के अंदर अगर किसान को लाइट का कनेक्शन चाहिए तो उनको गैस कनेक्शन मिलता था। उस समय अगर किसान को अगर उसके कृषि का कनेक्शन चाहिए था तो कृषि का कनेक्शन उनको उस समय मिलता था। उस समय अगर डीपी की आवश्यकता है तो 3 दिन या 5 दिन के अंदर उसके डीपी खेत में घर में पहुंच जाती थी। लेकिन आज देखे जाए तो इस प्रदेश के अंदर उस समय कॉलेजें खोली जा रही थी। हर पंचायत, हमारे पंचायत समिति में कॉलेज खोलने का निर्णय हुआ, कॉलेजें खोली जा रही थी। ITI कॉलेज हर SDM मुख्यालय के ऊपर उस समय खोली जा रही थी। इस तरह से राजस्थान एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब से अशोक जी गहलोत ने सरकार संभाली उसके बाद में राजस्थान के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उन्होंने इस प्रदेश को एक तरह से जंगल राज बना दिया है, जंगल राज। और मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने हर चीज के ऊपर पॉलिटिक्स करने का काम किया, हर चीज पर उन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थोपने का काम किया। अगर इनको कोई भी नेता को काम कह दिया जाए तो ये सीधा कहते हैं मोदी जी करेंगे, ये कोई भी कहते तो कहते हैं मोदी जी करेंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है वो तो बताइए। आज मनरेगा काम देखा जाए तो वो केंद्र सरकार का, आज पानी के कनेक्शन हो रहे हैं तो वो भी केंद्र सरकार के, आज लाइटों के कनेक्शन हो रहे तो केंद्र सरकार की स्कीम, आज हर काम जो हो रहा है, आज भारतमाला की सड़कें बन रही है तो वो भी केंद्र सरकार की स्कीम के तहत हो रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसके लिए किया क्या वो तो बताएं। हर चीज को केंद्र के ऊपर थोपना। इस कोरोना के संकट के अंदर भी आपने देखा होगा, जब कोरोना आया तो कोरोना के समय के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को साथ लेकर चल रहे थे और उस समय पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मची हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि मेरे देश के लोगों को मुझे बचाना है तो मुझे सबसे पहले उनके लॉकडाउन के अंदर उनके व्यवस्था भोजन की करनी होगी। अगर वो भोजन नहीं कर पाए तो कैसे बचेंगे? इसलिए उन्होंने उस समय अपने देश को परिवार मानते हुए और उस समय उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारे निःशुल्क राशन सामग्री घर घर पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने उस समय निःशुल्क राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया। आज देश में लगभग 80 करोड़ लोगों के घरों के अंदर राशन सामग्री निःशुल्क पहुंचाई जा रही है। और मैं आपको बताऊं, अभी 3 दिन 4 दिन पहले कैबिनेट के अंदर निर्णय हुआ
कि अभी भी मेरे देश के किसानों को, गरीबों को आवश्यकता है, इसलिए दिसंबर तक ये और आगे निःशुल्क राशन सामग्री के लिए कैबिनेट में निर्णय कर दिया कि निःशुल्क किसानों को, गरीबों को इस तरह से राशन कार्ड मिलता रहेगा, राशन निःशुल्क फ्री। इस तरह से उन्होंने, मोदी जी ने तो ये इस तरह से काम किया। और उस समय आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता थी, तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्य सरकारों को उस समय पैसा दे दिया कि आगे आने वाले समय के अंदर दूसरी वेव आएगी, दूसरी बार जब कोरोना आएगा तो बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए सभी ऑक्सीजन प्लांट लगा दो अपने हर जगह पर, हर जिले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए। इसके पैसे भारत सरकार ने दिए, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट समय पर नहीं लगाए, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों लोगों की जाने चली गई। उसका अगर कोई जानों का गुनहगार है तो ये कांग्रेस की सरकार है, जिन्होंने उस समय पैसा देने के बावजूद भी लाशों पर राजनीति करते रहे कि केंद्र व्यवस्था करे, केंद्र तो पैसा दे सकता है और क्या कर सकता है, लेकिन इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम उस समय नहीं किया। और मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूं कि अभी भी इन्होंने पॉलिटिक्स इस तरह से की, जब मेरे बाड़मेर के अंदर और जैसलमेर के अंदर जब गायों के ऊपर लंपी जैसी बीमारी की आई, और जब लंपी जैसी बीमारी आई तो जब शुरू के अंदर 10-15 गायों के अंदर ये बीमारी आई, उसी दिन मेरे को जब पता चला तो मैंने पुरुषोत्तम रूपाला जी, पशुपालन मंत्री भारत सरकार से बात की। मैंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी एक बीमारी आई है जिसके अंदर गायें वहां पर तड़प के मर रही है। तब उन्होंने कहा कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, क्योंकि गुजरात के अंदर आई थी तो हमने तो उसको राज्य सरकार को तुरंत कह के और उसकी व्यवस्था कर दी, वहां तो समाप्त हो गई। लेकिन ये अगर राजस्थान की सरकार ने सपोर्ट नहीं किया तो ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब जगह जा सकती है। इसलिए मैं कल ही राजस्थान जाता हूँ। उन्होंने चलाकर कहा कि मैं कल जाऊंगा, और रूपाला जी दूसरे दिन जयपुर आते हैं और जयपुर आकर राजस्थान सरकार के मंत्री और राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद वो कहते हैं कि इसको वैक्सीनेशन तुरंत प्रभाव से प्रारंभ करो, जितना भी पैसा चाहिएगा भारत सरकार आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन ये बीमारी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसी समय रूपाला जी ने 8 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के स्वीकृत कर दिए। ये 8 करोड़ रुपए जैसे ही खर्च हो गए आपको और पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन अशोक जी गहलोत 4 महीने तक बैठे रहे और 4 महीने सिर्फ मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते रहे कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। और इस चक्कर के अंदर मेरे बाड़मेर जैसलमेर से 1 लाख से अधिक गौ माता का जिस तरह कालग्रास में जाना पड़ा, उनको मरना पड़ा, तो इसके लिए कोई गुनहगार है तो ये कांग्रेस की सरकार है। ये गायों का पाप इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये गायों की हत्यारी सरकार, ये इन कोरोना के अंदर मरने वाले लोगों की हत्यारी ये सरकार, जिसने इस राजस्थान को जंगल राज बना रखा है। आज इस आक्रोश यात्रा के अंदर देखा होगा हर व्यक्ति के मन में आक्रोश था। आज भी मैं आपकी आंखों में आक्रोश देख रहा हूं। बस इंतजार इस बात का कि सरकार चुनाव कब आ जाए और इनको सबक सिखाए। इस तरह से एक आक्रोश आपकी आंखों में मैं देख रहा हूं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सड़कें बन रही है। या देश के अंदर जिस सड़क जगह पर हम बैठे हैं, इसी स्थान पर कभी सड़कें आने में प्रॉब्लम हुआ करती थी, कभी गाड़ियां चलने के अंदर इतनी तकलीफ हुआ करती थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत माला जैसी सड़कें बनाई जा रही है। हमारे बॉर्डर के ऊपर भी भारत माला सड़क बनी, तो हमारे बाड़मेर जाने वाली सड़क पर भी भारत माला के द्वारा सड़क बनाई गई। और ऐसे ही बाकासर से लेकर और गुजरात जाने के लिए भी अब सीधी सड़क आपके स्वीकृत हो गई है, और वो गुजरात या बाकासर से सीधे आप जा सकते हो, उसका टेंडर भी करवा दिया गया है। इस तरह से उसी सड़क के ऊपर आने वाले समय के अंदर जहां कभी गाड़ी चलने में तकलीफ होती थी, उस जगह पर अब फाइटर प्लेन भी उतर रहे हैं और हवाई जहाज उतर रही है। यह है बदलता हुआ भारत। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो देश आगे बढ़ रहा है। आज जो भारत को कभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिसने वीजा देने से मना कर दिया,
आज वही अमेरिका नरेंद्र मोदी जी का लाल कालीन बिछाकर स्वागत करता है। और ऐसे ही वहां के राष्ट्रपति आकर पीछे से कहते हैं कि एक बार हमसे बात कर दो, ये है बदलता हुआ भारत। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। भारत के अंदर धारा 370 हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए हटाने का काम कर दिया। अभी ये लोग यात्रा निकले लेके, और एक राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हो, लेकिन भारत को तोड़ने का काम किसने किया? इस देश के भारत माता के टुकड़े करने का काम किन लोगों ने किया? यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस आजादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे भारत माता के टुकड़े हो जाएंगे। वो तो इस तरह से हंसते हुए झूल गए फांसी के ऊपर कि मेरी भारत माता आजाद होगी। यहाँ पर हमारे जो उस समय अंग्रेज थे उनसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद में जवाहरलाल जी नेहरू जो इनके पूर्वज थे, वो चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। जिन्ना चाहता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, और दोनों प्रधानमंत्री बनने की चाहत के अंदर अपने खुद के निजी स्वार्थ की वजह से भारत माता के 3 टुकड़े करवा दिए। एक जो भारत का पाकिस्तान बना, तो दूसरा उधर बांग्लादेश बन गया। भारत के 2 टुकड़े करवा दिए। मैं तो धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि अगर ये उस समय अगर सरकार हमारी अभी नहीं आती और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते, तो ये जम्मू कश्मीर भी हमारे हाथों से निकल जाता। ये धारा 370 की वजह से, ये जवाहरलाल जी नेहरू जी का उस समय गलत काम किया हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर सड़कों के ऊपर लिखा हुआ था हिंदुस्तानी कुत्ता वापस जाओ। वहां पर जो व्यक्ति जाता था उससे कहा जाता था कि तुम हिंदुस्तान से आए हो क्या? अरे जो हिंदुस्तान में रहने वाला, वहां पर इस तरह से उसको कहा जाता कि तुम हिंदुस्तान से आए हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाई। उसके बाद में आज उसी सड़क के ऊपर, उसी शहर के अंदर और पूरे घर के अंदर जिस तरह से हिंदुस्तान में तिरंगा फहराया जब 15 अगस्त के दिन, वैसे ही आने वाले समय के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि उसी दिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हर घर के अंदर तिरंगा फहराया गया था और वहां पर राष्ट्रीय गान गाया गया था। लेकिन अभी राहुल गांधी जी राजस्थान में आए तो वहां से एक भाषण में उन्होंने कहा कि मैं तिरंगा लेके जा रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि तिरंगा फहराने की बात तो आप आज कर रहे हो जब सारी स्थितियां शांत हो गई, अब तो वहां पर कोई खतरा भी नहीं है, इसलिए तुम तिरंगे की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के तो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय जाकर तिरंगा फहराने के लिए चले गए थे जिस समय विकट परिस्थितियां थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर वहां जाकर लाल किला चौक पे तिरंगा फहरा के आया है। और तुम अब मोदी जी ने जब शांत स्थिति कर दी, जम्मू कश्मीर शांत हो गया, तो अब जाकर बोल रहे कि मैं तिरंगा फहरा दूं। मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी तो तिरंगा उनके हाथ में नहीं, उनके तो दिल में तिरंगा रहता है। उनके लिए हर समय भारत माता प्राथमिकता में रहती है। और ये लोग जो कभी भारत माता की जय नहीं बोलते थे, आज वो भारत माता की जय बोलने के लिए मजबूर हो गए। ये है हमारे बदलते हुए और अच्छे दिन। और जो कभी राम का नाम लेने से कतराते थे, और आज वही राम की जी जय बोलने के लिए आगे आकर राहुल गांधी कहता है कि राम का नाम लो। इस तरह से ये अच्छे दिन है, इसलिए ये कहते हैं कि आपके अच्छे दिन कब आए? हमारे अच्छे दिन तो तभी आ गए जब आपने जनेऊ धारण की, उसी दिन हमारे तो अच्छे दिन आ गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब हमारा भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। जब तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, तब तक हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमेशा के लिए आने वाले समय के अंदर जिस तरह से गुजरात के अंदर 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वैसे ही लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ से अपने विधायक को भारी मतों से रिकॉर्ड के साथ में जीता कर भेजे। प्रत्याशी जैसा कहा गया कोई आए, हमारे लिए प्रत्याशी मैं तो नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी में एक ही प्रत्याशी होता है और वो है कमल का फूल, कमल का फूल और कमल का फूल। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर
हम यहाँ से निकले और जो हमारी आग आज दिल में आंखों में जो लगी है उस आग को ठंडा नहीं होने देना है। इन्होंने जो ये हत्यारी और जिस तरह से गौ माता का पाप इन्होंने किया है या जो गरीबों के साथ अन्याय किया है या जो भेदभाव किया है उसका आने वाले समय के अंदर पूर्ण पेटी के अंदर हमें जवाब देना है। और यही बात मुझे कहनी है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमें इसी तरह से एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है और यहाँ की